हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपकी इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, फिजिक्स का चैप्टर हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फोर्स। फिजिक्स के अब कुछ ही चैप्टर्स बचते हैं। इनफैक्ट इस पूरे सीरीज में अब कुछ ही चैप्टर्स बचते हैं जो आपको कवर करने हैं। ये फोर्स चैप्टर है। इसके बाद ग्रेविटेशन आएगा, वर्क पावर एनर्जी आएगा और साउंड चैप्टर आएगा। फोर्स चैप्टर का ये पार्ट 1 है और इस पूरे चैप्टर में हम लोग 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। इन 100 प्रश्नों के साथ जो है एनसीईआरटी अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। जो पीवाईक्यूज है इस चैप्टर से वो सारे मैं आपको करवाऊंगा। 2022 में रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था ना, उसमें इस चैप्टर से प्रश्न जो है नहीं पूछे गए थे। क्लास 9 से प्रश्न जो है बहुत ही कम पूछे गए थे, बहुत कम। यानी 100 में से 2-3 सवाल ही क्लास 9 से आपको मिल जाते। ज़्यादातर सवाल जो है क्लास 10 से ही पूछे गए थे। लेकिन आने वाले आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 9th और 10th दोनों से प्रश्न आ सकते हैं। तो दोनों क्लासेस के साइंस जो है आपको अच्छे से याद होने चाहिए, अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। तो ये फोर्स चैप्टर भी क्लास 9th का ही है। तो आज के इस पार्ट 1 में हम लोग 50 प्रश्नों को कवर करेंगे और बाकी के 50 प्रश्न जो है हम लोग अगले वाले पार्ट में कवर करके इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आप साइंस मेरे से डीप में पढ़ना चाहते हैं, गहराई में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप पर जाकर के साइंस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें साइंस जो है मैंने काफ़ी गहराई में जाकर के आपको पढ़ाया हुआ है। यहाँ से पढ़ लेने के बाद आपको कहीं से भी साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतना पढ़ा दिया जाएगा। अब तक इस सीरीज के अंदर जो भी चैप्टर्स हुए हैं उनका पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है ऐप पर। एक भी चैप्टर का पीडीएफ बचा हुआ नहीं है। तो अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी आपको ऐप पर जाना है और ऐप पर जाएंगे तो आपको मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल का एक टैब मिलेगा आपको। इसी में से आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अब आइए हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। पहला सवाल है फोर्स चैप्टर का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। बल को हम देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। देखो, बल को ना तो हम देख सकते हैं, ना ही हम टच कर सकते हैं, ना ही हम महसूस कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट जो है गलत है। हम बल के प्रभावों को देखते हैं, हम बल के प्रभावों को देखते हैं, हम बल को नहीं देखते हैं, हम बल को महसूस नहीं करते हैं। बल के प्रभाव जो है वो हमें महसूस होते हैं, सीधा बल को हम महसूस नहीं कर सकते। याद रखिएगा, बल को ना तो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये सब नहीं कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना बल के उदाहरण है। जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं, धकेलते हैं, है ना, धक्का लगाते हैं, ये बल के उदाहरण है। जब हम धक्का लगाते हैं तो हम कहते हैं कि यही बल है, राइट। तो हमें बल के प्रभाव दिखते हैं। हमें क्या दिखते हैं? बल के प्रभाव दिखते हैं, बल हमें नहीं दिखते हैं। ये याद रखिएगा, वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना बल के उदाहरण है। किसी वस्तु में गति केवल तभी आती है जब उस पर कोई बल लगाया जाए। किसी वस्तु में गति केवल तभी आती है जब उस पर कोई बल लगाया जाए। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, आप उसको गतिशील करना चाहते हैं। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, आप उसको गतिशील करना चाहते हैं, तो आपको बल लगाना पड़ेगा, आपको बल लगाना पड़ेगा। तो सही उत्तर चुनिए। तो केवल 2 और 3 जो है वो सही है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु में गति केवल तभी आती है जब उस पर कोई बल लगाया जाए। ये याद रखिएगा। मान लीजिए कोई वस्तु है रेस्ट में है ना, एक वस्तु जो रेस्ट में है, अब आप इसको गतिशील करना चाहते हैं, गति में लाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक बल की आवश्यकता होगी जो आप इस पर लगाएंगे। तो 2 और 3 सही है, एक जो स्टेटमेंट है वो गलत है। बल का प्रयोग वस्तु की गति में किस प्रकार का परिवर्तन कर सकता है? जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु की गति में किस प्रकार का परिवर्तन कर सकता है? देखो, हो सकता है कि गति बढ़ जाए, हो सकता है कि गति कम हो जाए, यानी जो चाल है वो बढ़ जाए, चाल कम हो जाए, या फिर गति की दिशा बदल जाए, चाल की दिशा बदल जाए। तो मान लीजिए कि हम गति को बढ़ाते हैं बल लगा करके, हम बल लगाते हैं और गति जो है बढ़ जाती है, तो बोल सकते हैं वेग जो है बढ़ जाएगा। अगर हम गति को कम कर देते हैं तो वेग जो है कम हो जाएगा। अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो दिशा जो है बदल सकता है। उपरोक्त सभी
मान लीजिए कि कोई वस्तु है, किसी एक स्पीड से जो है आपके तरफ अगर वो वस्तु आ रही है, आप उसकी गति को परिवर्तित करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जो है उस पर जो है बल लगाना पड़ेगा। आप ऐसे समझिए कि ये कोई गाड़ी है, ठीक, ये गाड़ी जो है इधर की ओर मान लीजिए चल रही है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आप इस गति को चेंज करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। आप क्या करोगे, इधर से आप धक्का लगाओगे यानी कि फोर्स लगाओगे, एक बल लगाओगे तो इसकी गति जो है बढ़ जाएगी। अगर आप इधर से बल लगाओगे तो गति जो है वो कम हो जाएगी। आप क्या कर सकते हो, स्पीड नहीं चेंज करना है, लेकिन आप चाहो तो यहां पर केवल डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो सीधा आप याद रखिए कि अगर वेग में परिवर्तन करना है तो बल की आवश्यकता होगी। अब जो वेग है आपने मोशन चैप्टर पढ़ लिया है। वेग में हम जानते हैं कि चाल के साथ साथ दिशा भी होती है। तो अगर आप वेग में परिवर्तन करना चाहते हो तो आपको चाल में परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक, चाल में परिवर्तन करना पड़ेगा। यानी कि चाल में परिवर्तन करके आप वेग में परिवर्तन कर सकते हो, चाल को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। चाहो तो आप चाल को मत चेंज करो, आप केवल दिशा बदल दो तो भी वेग में परिवर्तन हो जाएगा। यानी वेग में परिवर्तन कराने के लिए बल जरूरी है। वेग में परिवर्तन कराने के लिए बल जरूरी है, ये याद रखिएगा। जब हम बल लगाएंगे तभी वेग में परिवर्तन होगा। वेग में परिवर्तन कैसे कैसे हो सकता है, वेग बढ़ सकता है अगर चाल बढ़ जाए तो, वेग घट सकता है अगर चाल कम हो जाए तो, या फिर हम वेग की दिशा बदल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बल के प्रयोग का कौन से परिणाम संभव है। हम वस्तु की दिशा में परिवर्तन, यहां पर वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन आप समझेंगे। वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन जो है बोलेंगे तो ज्यादा सही होगा। वस्तु की गति में परिवर्तन बोल सकते हैं, वस्तु की आकृति में परिवर्तन भी हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि ये बलून है, बलून पर आप फोर्स लगाएंगे दोनों डायरेक्शन में तो जो बलून का शेप है वो चेंज हो जाएगा। स्प्रिंग है, आप इसको कंप्रेस करो, आप इसको खींचो तो इसके शेप में चेंज आ जाता है। तो ये भी हो सकता है। एक तो हम लोगों ने देखा बल लगाएंगे तो वेग में परिवर्तन हो सकता है। वेग में परिवर्तन कैसे कैसे हो सकता है ये मैंने आपको समझा दिया। अब बल लगा करके वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन कर सकते हो। डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। यहां पर वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन बोलना जो है वो ज्यादा बेटर होगा। बल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बल का एसआई मात्रक डाइन और यह अदिश राशि है, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सही कथन चुनना है, ये गलत है। बल का सीजीएस मात्रक न्यूटन और यह अदिश राशि है, यह भी गलत हो जाएगा। बल की अगर हम बात करें, फोर्स की अगर हम बात करें तो यह अपने आप एक सदिश राशि है। एसआई यूनिट, एसआई मात्रक जो है इसका न्यूटन है। कैपिटल एन से हम लोग डिनोट करते हैं। और सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो ये डाइन है, ठीक, डाइन है। 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन होता है। ये आप चाहो तो याद रखो, वरना आप मत याद रखो। ये याद रखो कि एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। और जो बल है इसके पास दिशा भी है और परिमाण भी है। बल लिखना है, बिल नहीं। ये जो बल है इसके पास दिशा भी है और परिमाण भी है। यानी कितना आपने बल लगाया, किस डायरेक्शन में आपने बल लगाया। तो ऐसी राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसे हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। उसे हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। तो जो बल है वो अपने आप में एक सदिश राशि है, ना कि अदिश राशि है। अदिश राशि में दिशाएं नहीं होती है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, सीजीएस मात्रक डाइन है और यह सदिश राशि है, बिल्कुल सही है। बल का एसआई मात्रक जूल है, गलत हो जाएगा। सही कथन चुनना था, सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। ये याद रखिएगा, यहां से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तब वस्तु की गति बदल सकती है, वस्तु की दिशा बदल सकती है, वस्तु स्थिर अवस्था से चलने लग सकती है। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी। देखिए बल जो है दो प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित।
संतुलित बल का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे ये एक वस्तु है, आप इस वस्तु को खींचते हैं इधर की ओर, मान लीजिए 50 न्यूटन का फोर्स लगा करके, और एक और व्यक्ति है, आपका कोई दोस्त है, ये इस वस्तु को इधर की ओर खींचता है और 50 न्यूटन का ही बल लगाता है। अब आप मुझे बताओ ये जो वस्तु है किधर की ओर खिसकेगी, किधर की ओर खिसकेगी। जैसे मैं हूं, मेरा एक हाथ पकड़ के इधर की ओर खींचा जा रहा है, दूसरा हाथ पकड़ के इधर की ओर खींचा जा रहा है, समान फोर्स लगाया जा रहा है, तो मैं किधर की ओर खिसकूंगा, किधर भी नहीं, है ना। ये जो वस्तु है अगर पहले विराम अवस्था में थी तो ये विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, क्योंकि जो बल लगाया जा रहा है वो समान परिमाण का है और विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। जब किसी वस्तु पर लगने वाले सारे के सारे बल संतुलित होते हैं, मान लीजिए कि ये F1 था और ये F2 था, यहां पर देखो तो F1 और F2 दोनों बराबर हैं मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट है। जब किसी वस्तु पर लगने वाले सारे के सारे बल संतुलित होते हैं तो हम बोलते हैं कि वस्तु पर जो बाह्य बल है, जो बाह्य बल है वो जीरो है। बाह्य बल क्या है, जीरो है, यानी कि कुल बल जो है वो जीरो है ना, कुल बल बोलेंगे, कुल बल जो है, नेट फोर्स जो है वो जीरो है, कुल बल जीरो है, यानी एफ नेट क्या है, जीरो। क्यों बोला एफ नेट जीरो है, आप बोलेंगे सर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर की ओर और इधर की ओर 50-50, नहीं। बल जो है अपने आप में सदिश राशि है, बल को जोड़ने के लिए दिशा को भी ध्यान में रखा जाता है, केवल आप 50-50 100 नहीं करेंगे, आप दिशा भी देखेंगे ना कि दिशा दोनों की विपरीत है। तो अगर हम इसको धनात्मक दिशा मानते हैं तो इसको ऋणात्मक मानेंगे, अगर हम इसको धनात्मक बोलते हैं तो ये 50 न्यूटन, और इस डायरेक्शन को हम लोग ऋणात्मक मानेंगे तो ये -50 न्यूटन। अब जोड़ो 0 न्यूटन। तो अगर किसी वस्तु पर लगने वाले सारे के सारे बल संतुलित हो तो हम बोलेंगे वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा है, नेट फोर्स जीरो। और वस्तु पर अगर लगने वाले सारे के सारे बल संतुलित हो, या फिर बोल दो कुल बल जो है वो जीरो हो, तो वस्तु की जो अवस्था है, वस्तु की जो गति की अवस्था है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो अगर हम यहां पर ये करें कि ये जो वस्तु है हम केवल इस वाले डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो निश्चित रूप से वस्तु जो है इधर की ओर गतिशील हो जाएगी, ठीक, इधर की ओर गतिशील हो जाएगी। तो जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वेग में परिवर्तन आप तभी करवा पाएंगे जब उस पर कोई बल लगेगा, तो वो बल कैसा था, वो असंतुलित बल था। असंतुलित बल लगा करके ही, असंतुलित बल लगा करके ही आप वेग में परिवर्तन करवा सकते हो, क्योंकि अगर आप संतुलित बल लगाएंगे तो संतुलित बल का मतलब क्या हुआ, कोई बल नहीं लग रहा है, जीरो, कुल बल क्या है, जीरो। अगर कुल बल जीरो है, नेट फोर्स अगर जीरो है तो गति की अवस्था में कोई चेंज नहीं आने वाला है। अच्छा मान लीजिए कि एक वस्तु है, ये एक वस्तु है जो गतिशील है, मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गतिशील है, चल रही है वस्तु, है ना, ये वस्तु चल रही है। अभी भी अगर आप इस पर फोर्स लगाते हो इधर से 50 न्यूटन और इधर से भी 50 न्यूटन, तो भी लगने वाला कुल बल कितना, जीरो। अगर लगने वाला कुल बल जीरो है तो वस्तु की गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, अगर गतिशील है जिस स्पीड से उसी स्पीड से चलती रहेगी, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर बल सारे के सारे संतुलित हो या फिर कुल बल अगर जीरो हो। लेकिन अगर हम संतुलित बल हटा देते हैं, चेंज कर देते हैं, मान लो इधर मैंने 50 लगाया और इधर मैंने 51 लगा दिया, है ना, इधर 50 लगाया इधर 51 लगा दिया, तो 1 न्यूटन फोर्स इधर की ओर बन रहा है तो वस्तु इधर की ओर जो है चलेगी। समझे आप? अगर मान लीजिए हमने इधर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर मान लो 40 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इधर की ओर हमारा 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो लगता है। कुल बल कितना है, 10 न्यूटन है, तो वस्तु की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, जिधर चल रही है उधर ही धक्का लगा रहे तो स्पीड जो है बढ़ जाएगी। तो अगर मान लीजिए संतुलित बल लगा रहा है, मतलब कुछ भी नहीं लग रहा है उस पर, तो अगर गति बदलनी है, गति की दिशा बदलनी है ना, जो चाल है वो बदलनी है, इन सारे के लिए जो है असंतुलित बल चाहिए होता है। संतुलित बल लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असंतुलित बल यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स। वस्तु स्थिर अवस्था से चलने लग सकती है तो नहीं। अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, अगर, हाँ ये सही है, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, अगर उस पर संतुलित बल लगाते हो
तो वस्तु नहीं स्थिर अवस्था में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु पहले से रेस्ट में है, अगर आप उस पर संतुलित बल लगाते हो, यानी कि उस पर लगने वाला कुल बल 0, तो वस्तु रेस्ट में ही रहेगी, नहीं चलेगी। आपको असंतुलित बल लगाना पड़ेगा। सारे के सारे कथन जो है वो सही है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना कि संतुलित बल और असंतुलित बल में क्या अंतर होता है। संतुलित बल यानी कि लगने वाला कुल बल 0। ठीक, जब बच्चे एक बक्से को फर्श पर धकेलते हैं और बक्सा नहीं खिसकता है तो इसका कारण क्या है? एक वस्तु रेस्ट में है और आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, फिर भी वस्तु जो है रेस्ट में ही रहती है। मतलब आपने जो बल लगाया, क्या वो संतुलित बल है या असंतुलित बल है? अगर वस्तु की गति की अवस्था में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब लगने वाला बल जो है वो संतुलित है। सीधी सी बात है। अगर देखिए बल असंतुलित होगा ना, तो आपको जो है गति की अवस्था में परिवर्तन दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है, मतलब लगने वाला बल जो है वो संतुलित है। जैसे मान लीजिए कि ये एक बक्सा है, ठीक, आप इस बक्से पर इधर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, मान लो 50 न्यूटन का आप फोर्स लगा रहे हैं, फिर भी ये बक्सा पहले से रेस्ट में था, अभी भी रेस्ट में है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो यहां पर फोर्स लगा रहे हो ना, इसको कोई दूसरा फोर्स है जो बैलेंस कर रहा है, तभी जाकर के नेट फोर्स 0 है यहां पर, और जो बक्सा है अभी भी विराम अवस्था में ही है। क्योंकि सीधी बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर हम असंतुलित बल लगाएंगे तो गति की अवस्था में परिवर्तन जो है आपको निश्चित रूप से जो है दिखने वाला है। लेकिन आपने बल लगाया, फिर भी गति की अवस्था में कोई चेंज नहीं है। गति की अवस्था में यानी कि विराम की अवस्था को भी आप गति की अवस्था में लेकर चल सकते हो। वस्तु पहले भी विराम अवस्था में थी, अभी विराम अवस्था में है। मतलब कि आपके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है ना, इसको कोई दूसरा बल है जो संतुलित कर रहा है। और वो कौन सा बल होता है भाई? फ्रिक्शन होता है। आप 50 न्यूटन इधर की ओर फोर्स लगा रहे हो, फ्रिक्शन भी इधर की ओर 50 न्यूटन का लग रहा है। तो ये जो घर्षण बल है ये संतुलित कर रहा है। यहां पर देखो, ये बक्सा है, ये 2 बच्चे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बक्सा जो है अभी भी रेस्ट में है। मान लो ये दोनों बच्चे जो है फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन का, फिर भी बक्सा जो है नहीं खिसक रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों बच्चों के द्वारा जो 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, इसको कोई दूसरा फोर्स है जो कि बैलेंस कर रहा है। यानी कि कुल बल जो है इस पर जो है वो 0 कर दे रहा है। कुल बल 0 कर दे रहा है, और यह है इस बक्से और इस जमीन के बीच में लगने वाला घर्षण बल, जो इधर की ओर 100 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शन फोर्स का भी बनेगा। तब जाकर के ये हमारा धनात्मक हो जाएगा, ये हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव नेगेटिव मान सकते हो। और कुल बल जो है 0 है, यानी लगने वाले सारे के सारे बल क्या है? संतुलित है। बच्चे ने थोड़ा और दम लगाया, और दम लगा करके मान लो कि 120 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर भी ये बक्सा जो है अभी भी विराम अवस्था में ही है। मतलब क्या हुआ कि अब जो यहां पर फ्रिक्शन काम कर रहा है वो भी 120 न्यूटन का ही है। तो लगने वाला अभी भी क्या है? कुल बल जो है वो 0 है, यानी सारे के सारे बल जो है संतुलित है। ठीक, फिर इसने और दम लगाया, और इस बार जो फोर्स लगाया वो मान लो कि 150 न्यूटन का फोर्स लगाया, और ये बक्सा इधर की ओर चलने लगा। तो हो सकता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 150 न्यूटन तक नहीं लग पाया। फ्रिक्शन फोर्स डेफिनेटली, मान लो कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 120 न्यूटन ही लगा। तो आप देखो, इधर 150 न्यूटन, इधर 120 न्यूटन, तो इधर की ओर हमारा नेट फोर्स बन रहा है। नेट फोर्स कितना बन रहा है? तो नेट फोर्स जो है +30 न्यूटन जो है बन रहा है। यानी इस बार जो कुल बल है वो संतुलित नहीं है, वो असंतुलित हो गया। यहां पर असंतुलित बल कितना लग रहा है भाई? 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस वाले डायरेक्शन में, और बक्सा इधर की ओर खिसकने लगेगा। तो जैसे ही असंतुलित बल लगा, जैसे ही आपको दिखा कि जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं है, आपको अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो उसमें चेंज देखने को मिलेगा, अगर वस्तु चल रही है तो उसमें चेंज देखने को मिलेगा। या तो चाल बढ़ जाए, या फिर चाल कम हो जाए, या फिर दिशा जो है वेग की बदल जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में कार्य करता है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई वस्तु समान वेग से तभी गतिशील रह सकती है जब, देखो समान वेग से, अब वेग जब भी बोला जाए तो आपके कान जो है खड़े हो जाने चाहिए। वेग का मतलब होता है चाल और साथ में दिशा। जब आपसे कह दिया गया कि समान वेग से, यानी वेग में चेंज नहीं हो रहा है, वेग में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से चलती रहेगी, और जिस दिशा में चल रही है उस दिशा में चलती रहेगी। समझ में आया? डायरेक्शन भी निश्चित है, समान है, दिशा भी समान है।
जब हम बोलते हैं कि वेग समान है, समान वेग, जब हम ये बोलते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है, समान चाल प्लस समान दिशा। क्योंकि चाल और दिशा में से कोई भी एक चेंज हो जाए ना तो हम बोलेंगे कि वेग जो है वो असमान है, वेग जो है परिवर्तित हो रहा है। तो कोई वस्तु समान वेग से तभी गतिशील रह सकती है, मतलब वस्तु जो है वो गतिशील है, ना तो चाल बदल रही है और ना ही दिशा बदल रही है। ऐसा कब हो सकता है? उस पर लगने वाले सभी बल कैसे हो, संतुलित हो। क्योंकि हम जानते हैं अगर असंतुलित बल लगेगा तो गति में चेंज जो है देखने को मिलेगा, गति की अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि चाल बढ़ जाए, हो सकता है कि चाल कम हो जाए, डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में जो है ये असंतुलित बल लग रहा है, या हो सकता है कि डायरेक्शन चेंज हो जाए। अब जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु है, एक मान लीजिए कि गाड़ी है, ये एक गाड़ी है, ये इधर की ओर जो है वो चल रही है मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इस वाले डायरेक्शन में मान लीजिए कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट पूरब की ओर जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ये गाड़ी चल रही है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, कौन सा, संतुलित बल। मान लीजिए कि आपने इधर से लगा दिया 100 न्यूटन का फोर्स, आपने इधर से भी लगा दिया 100 न्यूटन का फोर्स, तो क्या इसके स्पीड में कोई चेंज आएगा? क्या इसके डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा? नहीं। आप देखेंगे कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स आप क्या करेंगे, फोर्स को जोड़ेंगे डायरेक्शन के साथ। तो आपने देखा कि भाई इधर की ओर 100 न्यूटन, तो इधर की ओर मैंने प्लस मान लिया डायरेक्शन, ये ठीक विपरीत है तो इसको माइनस मान लिया, तो प्लस 100 न्यूटन माइनस 100 न्यूटन 0 न्यूटन। आपने देखा कि भाई कुल बल तो 0 है, कुल बल कैसा है, 0 है, नेट फोर्स कितना है, 0 है। नेट फोर्स अगर 0 है तो वस्तु की जो वर्तमान अवस्था है उसी में वस्तु जो है वो बनी रहेगी, उसी अवस्था में बनी रहेगी। जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से चलती रहेगी, जिस डायरेक्शन में चल रही है वस्तु उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक। और ये नेट फोर्स 0 कब होता है, जब लगने वाले सारे बल संतुलित हो, सारे बल संतुलित हो, उस पर लगने वाले सभी बल संतुलित हो। ठीक, यानी कि जो नेट फोर्स है वो 0 है। यदि किसी वस्तु पर नेट बाह्य बल 0 है, वस्तु पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 है, मतलब लगने वाले सारे के सारे बल कैसे हैं, संतुलित है, तो वस्तु समान वेग से गतिशील रहेगी, वेग में परिवर्तन नहीं होगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा। समान वेग का मतलब मैंने आपको समझाया, समान चाल और समान दिशा, दोनों में से किसी में चेंज नहीं आएगा अगर वस्तु पर लगने वाला कुल बल 0 हो, यानी लगने वाले सारे के सारे बल संतुलित हो। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो आपको याद जो है रखना होगा, वरना फोर्थ चैप्टर में जो है आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि थ्योरेटिकल सवाल में खास करके कि क्या पूछा जा रहा है और कैसे हमें समझना है। किसी वस्तु की गति या उसकी दिशा में परिवर्तन होने का कारण होता है, किसी वस्तु की गति या उसकी दिशा में परिवर्तन होने का कारण होता है ना। वस्तु की गति यानी कि चाल बढ़ रही है, चाल घट रही है, या फिर चलने की दिशा में जो है वो परिवर्तन हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण होता है? क्या इसके पीछे संतुलित बल होता है कारण? नहीं। संतुलित बल का मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स 0, कोई चेंज नहीं आएगा, वस्तु की गति में कोई चेंज नहीं आएगा, दिशा में, चलने की दिशा में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर संतुलित बल लगा तो, संतुलित बल लगेगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 नहीं होना चाहिए। अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो हम बोलेंगे लगने वाला बल जो है वो असंतुलित है, और जब असंतुलित बल लगेगा तो गति की अवस्था में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, चाहे स्पीड चेंज हो जाए, चाहे डायरेक्शन चेंज हो जाए। किसी वस्तु को त्वरण देने के लिए आवश्यक है। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु है, कोई गाड़ी है, कोई वस्तु है, मान लीजिए कि वो किसी वेग से जो है वो चल रही है वस्तु, मान लीजिए कि u वेग से चल रही है। जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये इस वाले दिशा में u वेग से जो है वस्तु चल रही है। अब आप इसके वेग में परिवर्तन करना चाहते हो, वेग में आप परिवर्तन करना चाहते हो, तो मैंने अभी आपसे कहा कि वेग में परिवर्तन आप कैसे कैसे कर सकते हो, चाल में परिवर्तन करके या फिर दिशा में परिवर्तन करके। और अगर आपको चाल में परिवर्तन करना हो या फिर दिशा में परिवर्तन करना हो तो क्या आप उस पर संतुलित बल लगा करके ऐसा कर पाएंगे? नहीं। संतुलित बल लगाएंगे मतलब कि जो नेट फोर्स है लगने वाला उस पर वो 0 है, कोई प्रभाव देखने को आपको नहीं मिलेगा उस फोर्स का।
तो अगर आप वेग में परिवर्तन करना चाहते हो तो जरूरी है कि वस्तु पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, नेट फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही आपने फोर्स लगाया और वो फोर्स जो है वो असंतुलित बल है, क्योंकि असंतुलित बल होगा तभी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। नेट फोर्स जो है जीरो इस केस में नहीं होगा और इस वाले केस में नेट फोर्स जीरो होगा। तो जब लगने वाला कुल बल ही जीरो हो तो गति की अवस्था में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। जब नेट फोर्स जीरो नहीं है मतलब किसी डायरेक्शन में जो है कुछ न कुछ फोर्स जो है मिल रहा है। तो जब आपने असंतुलित बल लगाया तो वेग में परिवर्तन हो गया। मान लीजिए कि पहले वेग u था, आपने फोर्स लगाया और वेग में परिवर्तन v हो गया। ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो होता क्या है कि वेग में परिवर्तन कितना हुआ तो v माइनस यू बोलेंगे आप। ठीक, जैसे मान लीजिए पहले 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वस्तु चल रही थी, हमने फोर्स लगाया, अब मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वस्तु चल रही, तो परिवर्तन क्या हुआ 10 माइनस 5। तो ये जो वेग में परिवर्तन हुआ इसकी जो दर है इसी को हम लोग त्वरण बोलते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि त्वरण कब उत्पन्न हुआ। जो त्वरण है ये कब उत्पन्न हुआ, जब लगने वाला बल कैसा था, असंतुलित था। जब नेट फोर्स कितना था, जीरो नहीं था, वैसे केस में त्वरण उत्पन्न होगा। ये आपको अच्छे से कंठस्थ करके रखना है कि हम जो फोर्स बोलते हैं यूजुअली सवाल बनाते समय, वहां पर हमारा फोर्स का मतलब होता है असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। कि वेग में परिवर्तन तभी होगा जब लगने वाला बल जो है वो असंतुलित हो, या फिर बोल सकते हो त्वरण तभी उत्पन्न होगा जब लगने वाला बल कैसा हो, असंतुलित हो। अगर आप संतुलित बल लगाएंगे तो कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि वेग में परिवर्तन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैलीलियो के निष्कर्ष से संबंधित है। देखो, गैलीलियो के टाइम में ना चर्च का दबदबा हुआ करता था। जो पादरी हुआ करते थे वो जो बोला करते थे वही लोगों को विश्वास करना पड़ता था। तो पादरियों का कहना था, ठीक, जो चर्च के पादरी हुआ करते थे उनका कहना था कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। फिर गैलीलियो ने कहा कि नहीं, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता है, बल्कि जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो पृथ्वी हो चाहे अन्य ग्रह हो, वो सूर्य के चारों ओर गति करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पादरी को पसंद नहीं आया तो गैलीलियो को उनके ही घर में बंदी बना लिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया गैलीलियो को। क्योंकि उस समय जो धारणा थी, जो पादरी बोला करते थे वही लोगों को मानना पड़ता था। तो उनके अगेंस्ट में जाकर के गैलीलियो ने क्या कह दिया कि सूर्य चारों ओर चक्कर नहीं लगाता पृथ्वी का, बल्कि पृथ्वी के साथ साथ जो अन्य ग्रह हैं वो सारे के सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो पादरियों को बुरा लग गया और इनको जो है इनके ही घर में जो है बंदी बना लिया गया गैलीलियो के। ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि किस वैज्ञानिक को जो है हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, गैलीलियो होना चाहिए। सभी ग्रह सूर्य के परितः ही कक्षीय गति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जड़त्व के बारे में सही है। जड़त्व को इंग्लिश में इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया क्या है? जड़त्व किसी वस्तु की अपनी गति या विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है, कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में बनी रहना चाहती है। किसके कारण? जड़त्व के कारण। यानी वस्तु के पास एक ऐसी खासियत, एक ऐसी प्रवृत्ति है जिससे कि वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो उसी अवस्था में, विराम अवस्था में ही बनी रहना चाहती है। अगर वस्तु जिस चाल से चल रही है, मान लीजिए वस्तु उसी चाल से चलती रहना चाहती है। वस्तु जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में जो है वो चलती रहना चाहती है इनर्शिया के कारण। तो ये वस्तु के अंदर बोल सकते हो कि एक प्रॉपर्टी है जो वस्तु अपनी गति या विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध जो है इस प्रॉपर्टी के कारण जो है वो करती है। इसी को आप ऐसे बोल सकते हो ना कि अगर मान लीजिए गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही बनी रहना चाहती है वस्तु, उसमें परिवर्तन का विरोध करती है। अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही बनी रहना चाहती है वस्तु, उसमें परिवर्तन का विरोध करती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु की अपनी गति की अवस्था या विराम अवस्था में बने रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जड़त्व का लेना देना द्रव्यमान से है ना। जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा, जिसका द्रव्यमान कम उसका जड़त्व भी कम। जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं है और ना ही कोई इसका ईसाई मात्रक वगैरह सब होता है।
जड़त्व की अवधारणा सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दी? तो गैलीलियो ने दी। जो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक थे गैलीलियो। जड़त्व का संबंध किससे है? वस्तु के द्रव्यमान से। द्रव्यमान ज्यादा जड़त्व ज्यादा, द्रव्यमान कम तो जड़त्व कम। ठीक, अगर मास ज्यादा है तो हम बोलेंगे इनर्शिया ज्यादा है, अगर मास मान लीजिए कि कम है तो हम बोलेंगे इनर्शिया कम है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। जब भी केवल बल लिखा हुआ आए तो आपको असंतुलित बल लेकर के ही चलना है, संतुलित बल आप अपने मन से नहीं मानेंगे। कहा गया है आपसे, देखो, वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति। एक समान गति का मतलब यहां पर है एक समान चाल, है ना, एक समान चाल, एक समान चाल। और सरल रेखा मतलब कि स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं। तो यहां पर इसका मतलब आपको लेकर चलना है एक समान दिशा। तो भाई समान भी चाल, चाल भी समान और दिशा भी समान। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एक समान वेग, एक समान वेग, यानी वेग कैसा है भाई? नियत है, नियत वेग, कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या फिर नियत वेग में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। आप ऐसे समझिए कि एक वस्तु है, ठीक, एक वस्तु है जो कि रेस्ट में है। ये वस्तु अपने इनर्शिया के कारण, अपने जड़त्व के कारण ये विराम अवस्था में ही बनी रहना चाहेगी, इसमें परिवर्तन का विरोध नहीं करेगी। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम ये कहता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, वो रेस्ट में ही रहेगी अपने इनर्शिया के कारण जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल ना लगे। और ये बल कैसा होगा? असंतुलित होगा, ठीक है, असंतुलित होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये रेस्ट में है, अगर हम इस पर फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए कि इधर से फोर्स लगा दिया 50 न्यूटन, इधर से भी फोर्स लगा दिया 50 न्यूटन, तो लगने वाला फोर्स टोटल कितना हो गया? यहाँ पर 0 हो गया। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर नेट फोर्स अगर 0 लग रहा है मतलब कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर लगने वाले सारे के सारे बल संतुलित है मतलब उस पर कोई बल नहीं लग रहा है। कोई बल अगर नहीं लगेगा तो वस्तु की जो भी वर्तमान स्थिति है, चाहे वो विराम अवस्था में हो चाहे गति की अवस्था में हो, कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर आप इसके विराम की अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको जो है इस पर एक नेट फोर्स देना पड़ेगा, नेट फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप नेट फोर्स लगाएंगे वैसे में इसके विराम की अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा, वस्तु जो है गतिशील हो जाएगी, है ना। तो प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में बनी रहती है अपने इनर्शिया के कारण जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल ना लगे। अच्छा, अगर मान लीजिए वस्तु जो है नियत वेग से चल रही है, अब मैंने बोल दिया कि वेग नियत है मतलब चाल भी नियत है और दिशा भी नियत है। मान लीजिए कि इधर की ओर जो है वस्तु चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब आप इसके वेग में परिवर्तन करना चाहते हैं, चाहे चाल में परिवर्तन करवा करके चाहे दिशा में परिवर्तन करवा करके। कब करवा पाएंगे आप? जब वस्तु पर बाहर से कोई फोर्स लगेगा, यानी नेट फोर्स इस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। नेट फोर्स जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो वस्तु जो है समान वेग से गतिशील जो है वो रहेगी अपनी इनर्शिया के कारण, है ना। जिस स्पीड से चल रही है, जिस डायरेक्शन में चल रही है, उसी डायरेक्शन में चलती रहना चाहेगी अपने इनर्शिया के कारण जब तक कि उसमें हम कोई बाहर से फोर्स लगाकर चेंज ना कर दे, ठीक। यही न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, यही न्यूटन के गति का प्रथम नियम है कि अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है अपनी इनर्शिया के कारण। अगर वस्तु समान वेग से गतिशील है तो उसी वेग से गतिशील रहना चाहती है अपनी इनर्शिया के कारण। और कब तक ऐसा वस्तु इस अवस्था में बनी रहेगी? जब तक कि बाहर से कोई फोर्स आकर के उस पर ना लगे। बाहर से जो फोर्स आकर के लगेगा वो असंतुलित होगा, संतुलित नहीं होगा, क्योंकि अगर संतुलित फोर्स लगाएंगे तो वस्तु विराम अवस्था में है तो उसी में रहेगी, जिस वेग से चल रही है उसी वेग से चलती रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, ठीक। ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। और न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है इसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं।
इसे हम लोग जड़त्व का भी नियम कहते हैं। तो मान लीजिए सी और डी में से किसी एक को चूज करना हो तो हम सी के साथ जाएंगे। वैसे न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का प्रथम गति नियम किस सिद्धांत को व्यक्त करता है? तो जड़त्व का नियम। जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इससे बल की परिभाषा जो है वो मिलती है। बल की परिभाषा जो है वो प्राप्त होती है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। बल की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन के गति का जो पहला नियम है वो हमें बल की परिभाषा देता है। यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा हो, कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा हो, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स बाहर से लगने वाला कितना है? 0 है। तो अगर बाहर से कोई बल कार्य नहीं कर रहा हो तो वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में बनी रहेगी। वर्तमान अवस्था अगर गति की अवस्था है तो गति में ही बनी रहेगी, अगर वर्तमान अवस्था विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही बनी रहेगी। ठीक। नेट फोर्स अगर कोई नहीं है उस पर तो नेट फोर्स 0 है। और ऐसा कब हो सकता है? जब फोर्स जो है बैलेंस्ड हो, है ना, बैलेंस्ड फोर्स हो। वैसे केस में नेट फोर्स 0 होगा। जो भी वस्तु की वर्तमान अवस्था है उसमें कोई परिवर्तन जो है वो नहीं आएगा। जब चलती हुई मोटर गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है, जैसे मान लीजिए कि आप बस में खड़े थे, बस इस दिशा में चल रही थी, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, आप आगे की ओर ऐसे झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, जब बस गतिशील थी तो जो पूरा शरीर था आपका वो भी गतिशील था। ठीक। जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया बस जो है वो रुक जाती है। बस रुक जाती है या फिर बस की स्पीड जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो आपका ये पैर है, ये जो पैर है ये डायरेक्ट बस के कांटेक्ट में है ना। बस की सतह है और इस पर आपका पैर है। जैसे ही बस रुकती है वैसे ही जो आपका पांव है, ये जो पोर्शन है आपका, ये रेस्ट में आ जाता है, क्योंकि डायरेक्ट बस के कांटेक्ट में है ना, संपर्क में है। ये जो सतह है इसके संपर्क में है। तो बस के रुकने के साथ ही, इस सतह के रुकने के साथ ही जो आपका ये पांव है ये रेस्ट में आ जाते हैं, दोनों के दोनों। लेकिन जो आपका ये अपर बॉडी पार्ट है ये गति के जड़त्व के कारण गति में ही रहना चाहता है, जिसके कारण आप आगे की ओर झुक जाते हैं। यानी पांव तो रुक गया, नीचे वाला पोर्शन रुक गया, लेकिन आगे वाला पोर्शन जो है गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर बढ़ता रह गया। इसीलिए आगे की ओर जो है आप झुक जाते हैं। समझे आप? क्योंकि जो गति का जड़त्व है वो क्या चाहेगा कि गति की अवस्था बनी रहे। गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध जो है वो गति का जड़त्व करेगा, क्योंकि गति की अवस्था में बनाए रखने के लिए जो है जो जड़त्व है, गति का जो जड़त्व है, ये अपर बॉडी पार्ट को जो है गति की अवस्था में बनाए रखना चाह रहा था, जिसके कारण आगे की ओर जो अपर बॉडी पार्ट है वो झुक जाता है और जो पांव डायरेक्ट इस बस की सतह के कांटेक्ट में है वो रेस्ट में आ जाता है। तो गति का जड़त्व, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गति का जड़त्व बोल दो या फिर गति के प्रथम नियम के कारण ऐसा होता है। ऐसे आप बस में अगर होते हैं और अचानक से बस चल पड़ती है, बस में आप थे, अचानक से बस इस दिशा में चल पड़ी तो आप इधर की ओर झुक जाते हैं। यहां भी क्या होता है कि जैसे ही बस चली तो आप सीट पर बैठे हुए हैं, तो आपका जो बॉडी पार्ट है वो सीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। जैसे बस चली तो जो बॉडी पार्ट सीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो बॉडी पार्ट आगे की ओर चल दिया, लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट है वो रेस्ट में था। तो रेस्ट में होने के कारण जो विराम का जड़त्व है वो अपर बॉडी पार्ट को जो है रेस्ट में ही रखना चाह रहा था। ठीक। तो अपर बॉडी पार्ट वहीं पर है और लोअर बॉडी पार्ट जो है वो आगे की ओर खिसक गया। ठीक। तो इसलिए आप पीछे की ओर जो है झुक जाते हैं। तो यह हुआ विराम के जड़त्व के कारण, विराम के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। जैसे आपने कैरम खेला होगा, गोटियों की ये ढेर है, जो आप स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं तो नीचे वाली गोटी बाहर निकल जाती है और ये ढेर जो है ऐसे ही बनी रहती है। ये भी क्यों हुआ? विराम के जड़त्व के कारण। कि पहले तो जो पूरी की पूरी ढेर थी वो विराम अवस्था में थी, स्ट्राइकर से स्ट्राइक किया गया तो जो नीचे वाली गोटी थी वो मोशन में आ गई, लेकिन जो ऊपर वाली ढेरी थी वो विराम के जड़त्व के कारण जो है विराम अवस्था में ही बनी रही। तो नीचे वाली गोटी निकल जाती है और ढेर जो है वहीं पर बनी रहती है। तो किसी तीव्र गति की कैरम की गोटी से टकराकर ढेरी के सबसे नीचे वाली गोटी ही ढेरी से बाहर आती है। राइट। जो आप तेजी से जो है स्ट्राइक करते हैं तब ऐसा आपको देखने को मिलता है।
तो यहां भी विराम के जड़त्व के कारण, या फिर आप बोल सकते हो कि ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर आधारित है। ये भी खेल हो सकता है, आपने खेला होगा। यहां देखो, तो आपने ताश का एक पत्ता लिया है, इसको ग्लास के ऊपर डाल दिया है और उस ताश के पत्ते के ऊपर आपने एक सिक्का रख दिया है। तेजी से आप क्या करते हो कि ताश के पत्ते को झटका देते हो आप, है ना। ये जो ताश का पत्ता है इसको आप झटका देते हो, तो क्या होता है कि ताश का पत्ता जो है वो बाहर निकल जाता है और सिक्का ग्लास में गिर जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? पहले ये ताश का पत्ता और सिक्का दोनों के दोनों विराम अवस्था में थे। आपने गति किसको दिया? ताश के पत्ते को दिया, तेज झटका दिया आपने। क्योंकि आपने ताश के पत्ते को झटका दिया है तो ताश का जो पत्ता है वो गतिशील हो गया। लेकिन विराम के जड़त्व के कारण ये जो सिक्का है ये विराम अवस्था में ही बना रहा। ठीक, ये विराम अवस्था में ही बना रहा, वहीं पर बना रहा, इसलिए सिक्का जो है वो नीचे गिर गया, क्योंकि नीचे से ताश का जो पत्ता है वो निकल गया। राइट। तो अंगुली से ताश के पत्ते को झटका देने पर पत्ते के ऊपर रखा सिक्का नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। ये सब आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। जब कोई मोटर कार तीव्र गति से किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो यात्री एक ओर झुक जाता है, इसका कारण है। तो आप ऐसे जा रहे थे और ऐसे आप टर्न करते हैं तो आप अपोजिट डायरेक्शन में जो है झुक जाते हैं, दिशा के जड़त्व के कारण। देखो, दिशा का जड़त्व चाहेगा कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में आप जाते रहें। ठीक है, आप उस दिशा में चेंज ना करें। तो मान लीजिए आप बाइक पर थे, अब बाइक जैसे ऐसे टर्न हुआ तो जो आपका बॉडी पार्ट है जो बाइक के डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो भी जो है डायरेक्शन अपना चेंज जो है वो कर लेता है। लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट है वो इस दिशा के जड़त्व के कारण उसी दिशा में बना रहना चाहता है। ठीक, तो लोअर बॉडी पार्ट जो डायरेक्ट बाइक के कांटेक्ट में है वो तो इधर की ओर टर्न कर जाता है, लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट है वो उसी डायरेक्शन में बने रहने के कारण जो है आपको महसूस होता है कि आप इधर की ओर झुक गए हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जड़त्व के संदर्भ में सही है? प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु जिस भी वर्तमान अवस्था में है, वस्तु की वर्तमान अवस्था जो भी है उसी में वस्तु को बनाए रखना चाहता है ये जड़त्व, उसमें परिवर्तन का विरोध करता है। यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान समान हो तो उनका जड़त्व, अगर दो वस्तु है उनका द्रव्यमान समान है तो जड़त्व भी समान होगा। मैंने आपसे कहा द्रव्यमान ज्यादा है तो जड़त्व ज्यादा है, द्रव्यमान कम है तो जड़त्व कम है। जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं है, द्रव्यमान एक भौतिक राशि है, इसका एसआई मात्रक है, यूनिट है ना। लेकिन जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का जड़त्व अधिक है? एक रबर की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर, एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी, 5 रुपए का सिक्का एवं 1 रुपए का सिक्का, सभी का जड़त्व समान होता है। यानी इन चारों में बताना है आपको कि किस वस्तु का जड़त्व जो है वो अधिक है। तो हम बोल सकते हैं साइकिल एवं रेलगाड़ी, है ना। रबर का गेंद है, पत्थर है, 5 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है, साइकिल है और रेलगाड़ी है। तो इन सारे में जो है साइकिल और रेलगाड़ी इन दोनों का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो बोलेंगे जड़त्व भी ज्यादा होगा। नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है? ये आपके बुक का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है? वेग कितनी बार बदलता है, और मैं आपको समझा चुका हूं कई बार। वेग बदलने का मतलब क्या हुआ? या तो चाल बदल जाए या फिर दिशा बदल जाए। तो देखो क्या सब हो रहा है यहां पर। फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरी खिलाड़ी के पास पहुंचाता है। फुटबॉल है, इस पर किक लगाया गया, तो पहले ये गेंद विराम अवस्था में थी, पहले ये जो गेंद है ये विराम अवस्था में थी, फिर इस पर किक लगाया गया तो इसमें मोशन आ गया, चाल जो है इसको प्राप्त हो जाती है। चाल प्राप्त हो गई मतलब वेग में परिवर्तन हो चुका है। तो एक बार वेग में परिवर्तन यहां पर हो चुका है। अब देखो दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। एक ने किक लगाया, दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचा और उसने फिर से किक लगाया, मतलब उसने क्या किया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया, है ना। गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है, डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो यहां पर 2 बार चेंज हो चुका है। विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है। अब गेंद को जब पकड़ लिया विपक्षी टीम तो यहां पर गेंद जो है अब विराम अवस्था में आ चुकी है। थर्ड टाइम यहां पर वेग में परिवर्तन हो चुका है। जहां आपको लगे स्पीड चेंज हो रहा है, जहां आपको लगे डायरेक्शन चेंज हो रहा है मोशन का, यानी कि वेग जो है, वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है। तो विपक्षी टीम का जो गोलकीपर है गेंद को पकड़ता है, गेंद रेस्ट में आ जाती है और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक करता है, यानी कि फिर से उसमें मोशन आ चुका है।
यानी फोर्थ टाइम यहां पर चेंज हुआ है, तो 4 बार। डी हमारा राइट आंसर। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो शाखा के हिलने पर पत्तियों का जड़त्व कार्य करता है। ये ब्रांच है, इस पर बहुत सारी पत्तियां लगी हुई है। जब हम इसको हिलाएंगे, इस ब्रांच को हिलाएंगे, तो ब्रांच तो हिलेगा क्योंकि हम इसको डायरेक्ट पकड़ के मोशन दे रहे हैं, लेकिन जो पत्तियां हैं वो विराम के जड़त्व के कारण उसी अवस्था में बनी रहना चाहेगी, और वो विराम अवस्था में बनी रहना चाहती है, और जो शाखा है वो मोशन में है, तो इससे क्या है, जो पत्तियां जो वो टूट जाती है। ऐसे ही आप कंबल को जब आप ऐसे पीटते हैं तो यहाँ से धूल के कण जो है बाहर निकलते हैं, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है। कंबल मोशन में आ जाता है, जो धूल के कण है वो विराम के जड़त्व के कारण उसी अवस्था में बने रहना चाहते हैं, और कंबल मोशन में आ गया, वो विराम अवस्था में रहते हैं धूल के कण, फिर वो इसी कारण जो है वो कंबल से आपको बाहर निकलता हुआ धूल के कण जो है वो दिखते हैं, क्योंकि जो कंबल है वो मोशन में आ चुका है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। देखो, संवेग बराबर, संवेग को हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, और ये बराबर होता है द्रव्यमान और गुने में वेग। द्रव्यमान गुने में वेग, सही है। संवेग की दिशा वस्तु के वेग की दिशा के समान होती है। जो वेग है उसके पास भी दिशा होती है ना। वेग बराबर चाल प्लस दिशा, मैंने आपको बताया। तो जो इस वेग की दिशा होती है ना, वही संवेग की दिशा होती है। ये जो वेग है और संवेग है सदिश राशि है, दोनों के दोनों। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। यहां से आप चेक कर सकते हो, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम और वेग का मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है संवेग का एसआई मात्रक है। ये स्टेटमेंट भी सही है। बल संवेग को परिवर्तित नहीं करता, बिल्कुल कर सकता है। संवेग को परिवर्तित क्यों नहीं कर सकता है? देखो, अगर वेग में परिवर्तन हो जाए तो संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। जब हम बल लगाएंगे तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। बल का मतलब यहाँ पर असंतुलित बल है। अगर हम असंतुलित बल लगाएंगे तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा, वेग में परिवर्तन होगा तो संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। और ये संवेग भी कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है ना, सदिश राशि है। भाई कैसी राशि है? सदिश राशि है। सही उत्तर चुनना है, सभी सही है। डी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? संवेग का परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। सही है, संवेग का परिमाण दिशा दोनों होते हैं। न्यूटन ने संवेग की अवधारणा प्रस्तुत की थी, ये भी सही है। जो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। असंतुलित बल से वस्तु का संवेग नहीं बदलता, गलत हो जाएगा। यही तो मैंने आपको समझाया कि अगर आप असंतुलित बल लगाएंगे तो वेग में परिवर्तन होगा, जो मैं आपको समझा चुका हूं। अगर वेग में परिवर्तन होगा तो संवेग में भी परिवर्तन होगा, और क्योंकि यह सदिश राशि है मतलब इसके पास दिशा और परिमाण दोनों है। ऐसा मात्र किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, सही है। गलत चुनना था, सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। गति का द्वितीय नियम क्या बताता है? क्या आपको गति का प्रथम नियम याद है? अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही बनी रहना चाहती है अपने जड़त्व के कारण। अगर वस्तु नियत वेग से गतिशील है तो उसी वेग से गतिशील रहना चाहेगी अपने गति के जड़त्व के कारण, दिशा के जड़त्व के कारण। कब तक? जब तक कि उस पर बाहर से कोई असंतुलित बल आकर के कार्य न करे और उसकी अवस्था में परिवर्तन न कर दे। गति का द्वितीय नियम देखो क्या बताता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। देखो, संवेग में परिवर्तन की दर, ये है संवेग, और परिवर्तन को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं। अच्छा, संवेग में परिवर्तन कब होगा? भाई सीधी सी बात है, संवेग में परिवर्तन कब होगा? संवेग बराबर जो है, देखा आपने, द्रव्यमान गुने में वेग। जब आप वेग में परिवर्तन करोगे तो संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन हुआ अर्थात वेग में परिवर्तन हुआ, और वेग में परिवर्तन कब होगा? जब वस्तु पर असंतुलित बल लगेगा। ठीक, तो कहा जा रहा है आपसे कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। यानी कि जो बल है ये संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती है, ये ध्यान रखिएगा। संवेग में परिवर्तन के नहीं, संवेग में परिवर्तन के दर, यही है न्यूटन के गति का दूसरा नियम। ठीक, और इसी को हम लोग फिर ऐसे भी लिख सकते हैं,
संवेग में परिवर्तन की दर जो है, जो इसकी दिशा है वही बल की दिशा है, वही बल की दिशा है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, ये संवेग में परिवर्तन की दर, उस पर लगने वाला असंतुलित बल, ये जो फोर्स है वो कैसा है, ये फोर्स, ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है ना, असंतुलित बल है। ये फोर्स कैसा है, असंतुलित बल है, क्योंकि अगर आप संतुलित बल लगाएंगे तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, संवेग में परिवर्तन 0 होगा। ठीक, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो गति का पहला नियम था वो बल की परिभाषा देता है। गति का दूसरा नियम कितना बल लगा, है ना, कितना बल लगा ये हमें बताएगा कि फोर्स जो है वो कितना लगा। बल का एसआई मात्रक क्या होगा, बल का एसआई मात्रक क्या होगा, बल का एसआई मात्रक आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि न्यूटन होता है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला अभी आपने देखा डेल्टा पी बाई टी, ये भी तो बल, ये भी तो बल का फॉर्मूला है। तो यहां से आप कैसे निकालेंगे, देखो संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और समय का सेकेंड, यानी आप जो है इस न्यूटन के स्थान पर ये भी बोल सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ऊपर में संवेग का मात्रक लिखा, नीचे में समय का मात्रक लिखा, तो मिल गया हमें ये बल का मात्रक। इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। बल का संबंध निम्न में से किन दो राशियों से होता है। आपने देखा बल बराबर संवेग में परिवर्तन की दर। अब देखो संवेग में परिवर्तन कैसे हुआ, तो मैंने आपको यह भी बताया कि भाई वेग में परिवर्तन हुआ होगा। तो मान लीजिए कि पहले वेग u था, ठीक, एक असंतुलित बल लगा आकर के और उसका वेग बदलकर v हो गया। तो स्टार्टिंग में संवेग कितना रहा होगा, m इंटू में u, फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुने में वेग। जब असंतुलित बल आकर के लगा और वेग में परिवर्तन हो गया तो अंतिम वेग कितना हो गया, v, यानी अंतिम संवेग, बाद में संवेग कितना हो गया, m इंटू में v। द्रव्यमान में तो कोई चेंज होगा नहीं। तो यहां से संवेग में परिवर्तन आप कैसे लिखेंगे, अंतिम संवेग माइनस में प्रारंभिक संवेग, यानी कि mv माइनस में mu। यहां से आप m कॉमन लेंगे तो v माइनस में u हो जाएगा। इस मान को आप यहां पर डाल सकते हो, m इंटू में v माइनस में u और बट्टे में यहां पर क्या हो जाएगा, t समय। इसको आप ऐसे लिख सकते हो m इंटू में v माइनस में u बट्टे में t। और ये आपने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, ये त्वरण का सूत्र होता है, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण भी आप बोल सकते हो। यहां से भी आप एसआई मात्रक देखेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको मिलेगा। तो द्रव्यमान और त्वरण, जब आप किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाते हो तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, यानी कि त्वरण उत्पन्न होता है। मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, ठीक। ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। केवल फोर्स कहीं पर लिखा हुआ है तो आप असंतुलित ही समझेंगे, संतुलित नहीं समझेंगे। गति के किस नियम से बल को मापने की विधि प्राप्त होती है। बल की परिभाषा देने का काम जो है गति का प्रथम नियम करता है। बल को प्राप्त करने, कितना बल लगा, है ना, कितना बल लगा, बल को मापने का जो तरीका है वो हमें द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। बल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, बल ज्ञात करने का सूत्र ये है। दोनों फॉर्मूला जो है आप याद रखिएगा, दोनों पर जो है सवाल पूछा जाता है, डेल्टा पी बाई टी और यहीं से आ गया m इंटू में a, ठीक। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे ये जो न्यूटन के गति का दूसरा नियम है उससे ये सूत्र आया है। और इस वाले सूत्र से जो है आप प्रथम नियम को भी प्राप्त कर सकते हो, है ना, प्रथम नियम को भी जो है आप डिफाइन कर सकते हो, और जो तृतीय नियम है, थर्ड लॉ है, उसको भी आप डिफाइन कर सकते हो। फुटबॉल के खेल में कोई गोल रक्षक गोल पर तीव्र गति से आती बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। ऐसा करके गोल रक्षक, है ना, आपने भी जब क्रिकेट खेला होगा या फिर आप गेंद को पकड़ते हो तो आप सीधे ऐसे नहीं पकड़ते हो, आप ऐसे पकड़ते हो, है ना, ऐसे पकड़ते हो। क्यों, सीधी सी बात है, आपको चोट कम लगे, है ना, आपको चोट जो है कम लगे। लेकिन चोट कम लगे इसके लिए आप हाथ ऐसे जब खींचते हैं तो यहां पर फिजिक्स क्या काम करता है,
यहां पर फिजिक्स जो है वो क्या काम करता है। देखो, जब गेंद जब आपकी ओर आ रही है तो कुछ ना कुछ उसके पास मोमेंटम है भाई, कुछ ना कुछ उसके पास वेग है तो कुछ ना कुछ उसके पास वेग है। तो इनिशियली जो है कुछ ना कुछ उसके पास मोमेंटम है, बाद में मोमेंटम जो है जीरो हो जानी है। तो मान लीजिए, अपने मन से एग्जांपल कुछ भी मान लेता हूं कि 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये मोमेंटम है और लास्ट में मोमेंटम जीरो हो जाना है। ठीक, अब फोर्स बराबर आपने पढ़ा संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक, यहां पर बताओ संवेग में परिवर्तन कितना मिलेगा आपको। संवेग में परिवर्तन आपको मिलेगा -10 मिलेगा आपको। ठीक, अब ये जो परिवर्तन आया -10, अगर मान लो कि ये परिवर्तन होने में एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि 2 सेकंड का समय लगता है, तो फोर्स कितना लगा ये माइनस केवल डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, इससे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फोर्स लगा 5 न्यूटन का। ठीक, मान लीजिए कि ये जो मोमेंटम में चेंज आया, उसमें समय जो है 2 सेकंड के बजाय 10 सेकंड लगा, 5 सेकंड लगा, मान लो 5 सेकंड लगा, तो फोर्स कितना लगा 2 न्यूटन लगा। ठीक, तो हम जो हाथ को ऐसे पीछे और खींचते हैं, हम क्यों खींचते हैं, हम ये जो टाइम है ना इसको बढ़ाते हैं कि मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है ना वो ज्यादा समय ले चेंज होने में। मोमेंटम जो चेंज हो रहा है उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। देखो यहां पर 5 सेकंड का समय लगा, यहां पर 2 सेकंड का समय लगा। क्योंकि यहां पर टाइम ज्यादा लगा तो फोर्स देखो आपके हाथों पर केवल 2 न्यूटन लगा है। अगर आप टाइम कम लगाओगे तो फोर्स आपको ज्यादा लगेगा। तो हम जो हाथ ऐसे खींचते हैं, बेसिकली क्या करते हैं कि मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है ना उसके टाइम को बढ़ा रहे हैं। टाइम को बढ़ाने से लगने वाला फोर्स जो है आपके हाथों पर वो कम होता है। ठीक, तो F बराबर डेल्टा P/T है। हम क्या करते हैं, इस टाइम को बढ़ाते हैं ताकि फोर्स जो है ये कम लगे आपके हाथों पर। तो संवेग में परिवर्तन की दर में वृद्धि कर पाता है नहीं, संवेग में परिवर्तन की दर में कमी कर पाता है। ये जो संवेग में परिवर्तन की दर है ये कम हो जाता है। संवेग में परिवर्तन की दर अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, कम हो तो कम लगेगा। क्योंकि हमने नीचे टाइम को बढ़ा दिया है तो ओवरऑल संवेग में जो परिवर्तन की दर है ये कम हो जाता है, यानी कि फोर्स जो है ये कम हो जाएगा। राइट। ऊंची कूद वाले खिलाड़ी कुशन या बालू पर ही क्यों कूदते हैं, उससे उसको चोट कम लगती है ना। कुशन है, बालू है, तो उसके मोमेंटम में चेंज के लिए समय ज्यादा लग जाता है ना। कूदेगा क्योंकि कुशन है तो थोड़ा सा समय मिल जाएगा उसको और ज्यादा मोमेंटम को जीरो होने में। तो यहां भी सेम कॉन्सेप्ट है। ऊंची कूद वाले खिलाड़ी कुशन या बालू पर ही क्यों कूदते हैं, ताकि गिरते समय चोट न लगे। ये बात तो सही है कि गिरते समय चोट न लगे, लेकिन कैसे हो पाता है, यहां पर फिजिक्स कैसे काम करता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है कि संवेग में परिवर्तन की दर में कमी हो जाता है अगर वो बालू पर कूदता है या फिर कुशन, कोई भी कुशन वाली चीज उस पर कूदता है। तो सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये टाइम जो है बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए फर्श पर कूदा, टाइल्स है उस पर कूद जाए, क्या होगा भाई, तुरंत के तुरंत ये संवेग में परिवर्तन जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी संवेग में परिवर्तन जो है वो बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा, बहुत कम टाइम मिलेगा। अगर बहुत कम टाइम मिलेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, चोट जो है ज्यादा लगेगा। कराटे खिलाड़ी बर्फ की सिल्ली को एक ही झटके में क्यों तोड़ देता है, तो एक झटके में क्यों तोड़ पाता है वो, संवेग में परिवर्तन की दर को बढ़ा करके। ठीक है, वहां पर जो संवेग में परिवर्तन होता है वो बहुत ही कम टाइम में होता है ना, बहुत ही कम टाइम में होता है। हाथ में जब जो हाथ है बर्फ की सिल्ली पर आया, कुछ ना कुछ संवेग तो था उसके पास, बाद में संवेग कैसा हो गया, जीरो हो गया। तो ये जो समय यहां पर लिया जाता है वो बहुत ही कम लिया जाता है, बहुत ही कम लिया जाता है। टाइम कम लिया जाएगा, संवेग में परिवर्तन की दर बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा। फोर्स बढ़ेगा तो जो सिल्ली है वो टूट जाता है, क्योंकि संवेग परिवर्तन का समय बहुत कम होता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की परिमाण क्या है। देखो, एक वस्तु है जो इस वाले वेग से चल रही थी। अब क्या होता है, इस पर एक फोर्स आकर के काम करता है। अब देखो यहां पर स्पीड जो है वो बढ़ गई है,
स्पीड कब बढ़ती है? जिस दिशा में वस्तु चल रही थी उसी दिशा में फोर्स अगर लगाया जाए तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो हम ये बोलेंगे कि फोर्स जो लगाया गया होगा वो इस वाले डायरेक्शन में लगाया होगा वस्तु पर। मान लीजिए कि F फोर्स लगाया गया। जब ये फोर्स लगाया गया तो जो स्पीड है वस्तु की वो बढ़ जाती है। बढ़कर कितना भाई, कितनी हो जाती है? इतनी हो जाती है। और ये फोर्स कितने टाइम के लिए लगाया गया? 2 सेकंड के लिए लगाया गया और वस्तु का द्रव्यमान जो है वो 5 kg आपको दिया गया है। क्योंकि यहां पर देखो वेग में परिवर्तन हो रहा है, चाल में परिवर्तन हो रहा है ना, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग में परिवर्तन हो रहा है मतलब निश्चित रूप से इस पर जो लगने वाला बल होगा वो संतुलित नहीं होगा, असंतुलित होगा। और मैंने आपसे कहा जब कभी केवल बल लिख करके आए तो आपको असंतुलित बल ही मान करके चलना है। ठीक, वो आपको दिख भी जाएगा। जैसे लगे कि भाई गति में चेंज जो है यहां पर देखी जा रही है, मतलब लगने वाला बल जो है वो असंतुलित है। तो असंतुलित बल लगा और बल का फॉर्मूला क्या होता है? M इंटू में A। बल निकालने का यही सूत्र होता है M। अब ये A कैसे निकालेंगे? तो वेग में परिवर्तन की दर, सारे मान को यहां पर डाल दो। ठीक, द्रव्यमान जो है वो 5 किलोग्राम है। अंतिम वेग देखो 7 हो गया है, पहले कितना था? 3। समय कितना लगा? 2 सेकंड के लिए बल लगा। तो 5 गुने में 7 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। 7 में से 3 जाएगा तो 5 नहीं होगा, 2 होगा, 4 होगा। 4/2 हो जाएगा, 10 न्यूटन। बी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी? आपके पास 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु है, उसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरण देना है, तो कितना फोर्स चाहिए होगा? तो द्रव्यमान गुने में त्वरण सूत्र लगाएंगे। द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और जो त्वरण है वो 5 है, यानी कि 10 न्यूटन। यहां आ जाओ, 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरण देने में, तो बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण। द्रव्यमान जो है वो 4 किलोग्राम है और त्वरण जो है वो 2 है, 8 न्यूटन। दोनों में समान बल की आवश्यकता होगी? नहीं। किस में ज्यादा बल चाहिए? ए में। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान M1 को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान M2 को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। यदि दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा? देखो एक वस्तु है M1, इस पर जब फोर्स लगता है 5 न्यूटन का तो त्वरण कितना उत्पन्न होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक दूसरी वस्तु है M2, इस पर जब यही 5 न्यूटन का फोर्स लगता है तो त्वरण कितना उत्पन्न होता है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, फोर्स समान लगा है, बल तो समान लगा 5-5, लेकिन त्वरण जो है अलग अलग उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान अलग अलग होगा। ठीक, बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है, तो त्वरण बराबर हो जाएगा बल गुने में द्रव्यमान। फोर्स तो कांस्टेंट है, फिर भी त्वरण अलग अलग उत्पन्न हुआ है क्योंकि द्रव्यमान अलग अलग होगा। अब बोला जा रहा है कि आप क्या करो कि दोनों को बांध दो एक साथ और यही फोर्स लगाओ 5 न्यूटन। अब बताओ कि कितना त्वरण उत्पन्न होगा? तो त्वरण निकालने का सूत्र होता है द्रव्यमान बल बट्टे में टोटल द्रव्यमान। तो टोटल द्रव्यमान यहां पर M1 हो जाएगा प्लस M2 हो जाएगा। अब M1 M2 हमें नहीं पता है, हमें ये तो पता है कि बल जो है 5 न्यूटन है, लेकिन M1 M2 का मान हमें नहीं पता है। यहां से हम लोग निकाल लेंगे। M1 बराबर हो जाएगा बल और बट्टे में द्रव्यमान, यानी कि 0.5 kg। यहां से M2 कितना आ जाएगा? बल और बट्टे में द्रव्यमान, यानी कि 0.25 kg। दोनों मान को आप यहां पर पुट कर देंगे। 0.5 प्लस 0.25, 5 बट्टे में 0.75 हो जाएगा। ये आंसर आपका आएगा 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बुक का क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ चित्र में दिया गया है। गेंद को विराम अवस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा? अब देखो, जो गेंद है वो मेज पर सीधी रेखा में जा रही थी, विराम अवस्था में आ गई, तो गति की अवस्था में परिवर्तन हुआ ना, यानी लगने वाला बल कैसा है? असंतुलित है। वही असंतुलित बल जो है आपको चाहिए। बल आपको चाहिए, बल अगर आपको न्यूटन में निकालना है तो सारे के सारे मान जो आप फॉर्मूले में डालेंगे वो एसआई मात्रक में डालेंगे, क्योंकि न्यूटन जो है अपने आप में एसआई मात्रक है। तो द्रव्यमान देखो यहां पर 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग लगाएंगे। और यहां पर जो वेग आपको दिया गया सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया गया है, सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे?
100 से भाग लगाएंगे। ठीक, अब यहां पर देखो जो प्रारंभिक वेग है वो कैसा है, देखो वेग जो है लगातार घट रहा है, बढ़ते समय के साथ वेग जो है वो घट रहा है। तो जो प्रारंभिक वेग है वो है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 100 से भाग लगा करके, मीटर पर सेकेंड। और अंतिम वेग 0 हो जाना है, विराम अवस्था में चले जाना है। ठीक, यहां से त्वरण कितना आएगा, v माइनस में u बट्टे में t करेंगे। v का मान 0 है और u का मान है 20 गुने में 10 पे पावर माइनस 2 बट्टे में समय कितना है भाई, देखो 0 से 10 सेकेंड 10, यानी कि -20 गुने में 10 पे पावर माइनस 3। अब यहां से बल निकाल लो आप, बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण। द्रव्यमान कितना है, ये केजी में हम लोग लेंगे, सारे मान हम लोग एसआई मात्रक में डालेंगे, 20 गुने में 10 पे पावर माइनस 3, और त्वरण ये है -20 गुने में 10 पे पावर माइनस 3। ये हो जाएगा 400 गुने में 10 पे पावर माइनस 3 और -3 -6। इसी को हम लिख सकते हैं 4 गुने में 10 पे पावर -4 न्यूटन, है ना। माइनस चिन्ह केवल डायरेक्शन जो है बता रहा है कि फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, तो देखो आंसर जो आएगा 4 गुने में 10 पे पावर -4 न्यूटन, जो कि कोई भी ऑप्शन में है नहीं। तो हमारा राइट आंसर जो है यही हो जाएगा। फोर्स कितना निकल करके आया, -4 इंटू में 10⁻⁻4 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर माइनस नहीं भी होता इसमें और ये वैल्यू अगर होता तो ये हमारा आंसर जो है सही हो जाता। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने में वेग। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। देखो वेग कैसा है, नियत है, नियत वेग है, यानी कि त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। त्वरण उत्पन्न नहीं होगा का मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स उस पर कोई काम नहीं कर रहा होगा, नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि लगने वाला सारा का सारा बल जो है संतुलित है। लगने वाला सारा का सारा बल कैसा है, संतुलित है। जो बक्सा है वो इधर की ओर चल रहा था किसी स्पीड से, बाहर से 200 न्यूटन का फोर्स तो लगाया गया, लेकिन उसके वेग में परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब इस फोर्स को संतुलित कर रहा होगा कोई फोर्स, और वो फोर्स कौन सा है, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। यानी जो 200 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है वही 200 न्यूटन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा भी लगाया जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो त्वरण उत्पन्न नहीं हुआ, है ना। नेट फोर्स 0 है, तो 200 न्यूटन, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। इसका द्रव्यमान 7 टन है, तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें। देखो विराम अवस्था से नीचे की ओर लुढ़कना शुरू करता है, यानी कि प्रारंभिक वेग 0 है। कितने सेकंड के लिए लुढ़कता है, 20 सेकंड के लिए लुढ़कता है। कितनी दूरी तय करता है, 400 मीटर दूरी तय करता है। त्वरण ज्ञात करना है, तो एक फॉर्मूला जो है आपने पढ़ा हुआ है, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट। S बराबर कितना हो जाएगा, 400 मीटर। ये u 0 होने के कारण पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। हाफ A अपने को चाहिए, T दिया हुआ है 20 सेकेंड, तो 20 गुने में 20 हो जाएगा। अब देखो ये 20 गुने में 20 से 400 खत्म हो जाएगा, और ये A बराबर जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका जो है त्वरण है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बी ऑप्शन में है, यानी कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। फोर्स भी पूछ रखा है, तो द्रव्यमान गुने में त्वरण कर दो। द्रव्यमान जो है वो 1000 किलोग्राम है और त्वरण 2 है, सॉरी द्रव्यमान जो है वो 7000 किलोग्राम हो जाएगा ना, 7 टन दिया हुआ है, 7000 और त्वरण जो है 2 है, यानी कि 14000 न्यूटन। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है।
पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करें। अगर मान लीजिए घर्षण बल नहीं लगता अपोजिट डायरेक्शन में तो पत्थर जो है वो चलता रहता है, लेकिन रुक गया, यानी कि घर्षण बल जो है लगा है विपरीत दिशा में। अब देखो, द्रव्यमान आपको पता है पत्थर का 1 किलोग्राम है, लेकिन त्वरण नहीं पता है। और क्या क्या सवाल में दिया हुआ है, आपको प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और पत्थर जो है रुक जाता है 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद, यानी कि जो u है वो 0 है। आपको देखो v जो है 0 है, तो आपको u पता है, v पता है, s पता है, आपको त्वरण चाहिए। तो आपने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। v जो है वो 0 है, ठीक। u का मान जो है वो 20 है, तो यहां से 400 हो जाएगा। 2 गुने में त्वरण हमको चाहिए और s जो है 50 मीटर है, ठीक। तो यहां से -400 और बट्टे में 100 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऋणात्मक त्वरण है भाई, ऋणात्मक त्वरण क्यों ना काम करे, गेंद पत्थर इधर की ओर भाग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स जो इधर की ओर लग रहा है, तभी तो रुक गया। यानी त्वरण जो है, फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है मोशन के, इसलिए त्वरण जो है ऋणात्मक है। अब यहां से आप बल निकाल लो। द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और त्वरण जो है वो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो -4 न्यूटन। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। यदि गाड़ी को 1.57 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण के साथ विराम अवस्था में लाना है, तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स की बात की जा रही है। त्वरण जो है वो ये है -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसको हम लोग अवमंदन बोलते हैं। अवमंदन का मतलब होता है ऋणात्मक त्वरण, ठीक। ऋणात्मक त्वरण मतलब जो फोर्स लगा है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, जिधर गाड़ी चल रही है उसके विपरीत दिशा में लगा है, तभी जाकर के त्वरण जो है ऋणात्मक होगा। यानी कि स्पीड लगातार घटी है, वेग जो है वो कम हुआ है, तो फोर्स चाहिए। द्रव्यमान गुने में त्वरण, द्रव्यमान जो है वो 1500 किलोग्राम है और त्वरण जो है वो -1.7 है, ठीक। -1.7 है, तो 105 हो जाएगा, फिर 15, 5 5 2 2 5 5 0.0, तो इतना न्यूटन, 2550 न्यूटन। डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। ये एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है। बता चुका हूं मैं आपको, प्रथम नियम को, यानी कि जड़त्व के नियम को, है ना। ये हम लोगों ने देखा था, विराम के जड़त्व के कारण जो है सिक्का ग्लास में गिर जाता है। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है। तो दो सरफेस के बीच में घर्षण क्यों काम करता है, क्योंकि दोनों के जो सरफेस है वो इररेगुलर होते हैं, है ना, एकदम से स्मूथ नहीं होते, इररेगुलर होते हैं, है ना, इररेगुलर होते हैं, ठीक, एकदम से स्मूथ नहीं होते हैं। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाए तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। जैसे एक ये वस्तु है, कुछ इसका द्रव्यमान है, इस पर दो फोर्स लगाया जा रहा है, 10 न्यूटन का, और इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स लगाया जा रहा है। तो अगर मान लो दो फोर्स सेम ही डायरेक्शन में लगाया जाए, दो फोर्स सेम ही डायरेक्शन में लगाया जाए, तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जोड़ना तो है ही, है ना। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली जोड़ दो 15 न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन में तो घटा दो 15 न्यूटन, ठीक। अगर अपोजिट में लगाते हैं तो जो नेट फोर्स लगता वस्तु पर वो 5 न्यूटन का लगता है ना। मान लो आपने 5 इधर से लगा दिया होता तो इधर 10 इधर 5, नेट फोर्स इधर की ओर 5 न्यूटन। 350 न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है, इस स्थिति में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो त्वरण बराबर होता है बल बट्टे में द्रव्यमान। बल 350 न्यूटन है और द्रव्यमान जो है वो 500 किलोग्राम है, राइट। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 7 35, 5 नहीं 50, 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए और बी दोनों तो सेम ही है,
दोनों आंसर, ठीक है, बाय मिस्टेक दोनों जो ऑप्शन है वो सेम हो गए हैं, ए और बी दोनों जो है आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक, 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग, त्वरण ऋणात्मक, देखो त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस में u बट्टे में t। अब ये मान ऋणात्मक कब होगा, जब ये मान ऋणात्मक कब होगा, जब v माइनस में u ये मान जो है ऋणात्मक हो जाए। और ये ऋणात्मक कब होगा, जब अंतिम वेग कम हो, प्रारंभिक वेग ज्यादा हो, यानी जो वेग है लगातार कम हो रहा हो, वेग लगातार कम हो रहा हो, है ना, वस्तु की जो स्पीड है वो लगातार घट रही हो, वैसे केस में तो किसी पिंड का वेग घटेगा, तभी तो होगा। ये ऋणात्मक तब होगा जब ये ऋणात्मक होगा, क्योंकि समय तो ऋणात्मक होता नहीं है। और ये ऋणात्मक कब होगा, ये मान जब अंतिम वेग जो है वो कम हो, प्रारंभिक वेग ज्यादा हो, यानी समय के साथ स्पीड लगातार घट रही हो, ठीक। और जब भी स्पीड घटे, वेग घटे, मतलब लगने वाला जो फोर्स है, ये तो आप समझ गए ना। अब तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी वस्तु के वेग में अगर परिवर्तन करना हो, चाहे वेग बढ़ाना हो, घटाना हो, डायरेक्शन में चेंज करना हो, फोर्स चाहिए। तो अगर वेग घट रहा है समय के साथ, मतलब लगने वाला, उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, और वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, जिधर वस्तु चल रही है, जिधर वेग की दिशा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई है, एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या तो आप ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, बात बराबरी है। बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर ये पार्ट 1 जो है समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।